हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक क्या सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एक तो अदिश क्षेत्र का क्या ग्रेडियंट। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और आज हम डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ल को ध्यान रखने से पहले यहाँ समझना कि यहाँ एक द्रव का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। द्रव क्या हो रहा है, बह रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है ना वो v है। और ये कौन सा क्षेत्र निरूपित हो रहा है हमारे पास, सदिश क्षेत्र निरूपित हो रहा है। नियत वेग v से ये द्रव क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो द्रव बह रहा है ना हमारे पास, तो ये इसका वेग v है, ये लकड़ी का टुकड़ा भी v वेग से क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। पानीय द्रव का वेग कितना है, v है, और ये लकड़ी यहाँ रखिए बिल्कुल सीधी, तो ये भी v वेग से क्या हो जाएगी, बह जाएगी। इसमें अभी हमारा कोई कर्ल नहीं हुआ है, ध्यान से समझना कर्ल का मतलब। अब देखो ये हमारे पास द्रव बह रहा है और इसका वेग इस तरीके से है। फिर ये हमारे पास द्रव बह रहा है, ये हमारे पास द्रव बह रहा है, ठीक है। ये हमारे पास द्रव बह रहा है। ये जो तीर के निशान जो है ना हमारे पास, ये क्या बता रहे हैं, द्रव बता रहे हैं बहना। ऊपर तीर के निशान जो है ना ये बता रहे हैं कि यहाँ वेग क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वेग जो है, वेलोसिटी जो है ना द्रव की, वो क्या है, कम है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर हम एक लकड़ी का क्या रख देते हैं, टुकड़ा रख देते हैं। क्या रख दिया हमने, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अब लकड़ी का जैसे हम टुकड़ा रखते हैं तो ऊपर वेग ज़्यादा है, नीचे वेग कम है, तो यहाँ से जब द्रव तेजी से जाएगा, यहाँ कम जाएगा, तो ये टुकड़ा क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। घूमेगा या नहीं घूमेगा। आप यहाँ खुद सोचो कि ये एक वस्तु है, इस पर तेजी से बल लग रहा है, इस पर कम लग रहा है, तो क्या होगा, ऐसे है ये मार्कर जैसे, इस पर तेजी से बल लग रहा होगा, इस पर कम लग रहा होगा, तो तेजी वाला बल वाला इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ तेजी से जा रहा है तो ये तेजी वाला तो कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा, और धीमे वाला पीछे रह जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, कंडीशन बन जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, घूम जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये देखो, ये द्रव बह रहा है, ये छोटे तीर के निशान है, यानी कि वेग क्या है, ऊपर द्रव का कम है। फिर यहाँ मैंने दिखाया वेग क्या है, द्रव का ज़्यादा है। फिर मैंने दिखाया यहाँ पर वेग क्या है, द्रव का और ज़्यादा है। फिर मैंने दिखाया यहाँ पर वेग का द्रव क्या है, और ज़्यादा है। अब इसमें भी हमने क्या रखा, एक लकड़ी का टुकड़ा धर दिया हमने। अब ये जो लकड़ी है, अब इस पर जब द्रव नीचे से तेजी से बहेगा तो क्या होगा, ये तेजी से बहेगा तो ये इसको आगे ले जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जो कि हमारे पास सीधा था ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि ये सीधा तो तेजी से बह रहा है, तो ये आगे चला जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कहाँ घूम गया, इस डायरेक्शन में घूम गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो घूर्णन होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कर्ल को रिप्रेजेंट करता है। और जो कर्ल हम निकालते हैं ना, वो एक पॉइंट पर निकालते हैं,
ठीक है, कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा यहाँ था तो यहाँ पर इसका कर्ल क्या होगा, घूर्णन क्या होगा, परिसंचरण क्या होगा, ऐसे घूम जाता है ना ये, इसका क्या परिसंचरण घूर्णन क्या होगा, वही किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र में जब भी हम क्या निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं किसी बिंदु पर। ठीक है, मान लो सदिश क्षेत्र जो है वो कितना है हमारे पास, ए वेक्टर है, ये सदिश क्षेत्र ही है, तीर का निशान ए वेक्टर है। अगर आपको इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक बंद पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये क्या मान लिया हमने, एक बंद पथ मान लिया। ठीक है, कर्ल का मतलब समझ में आ गया, घूर्णन से है, तो ये क्या मान लिया, बंद पथ मान लिया। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल हमने माना है ना इसके चारों ओर, ये क्या है, अल्प है, इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ds मान लिया। क्लियर है, ये जो बंद पथ हमने बनाया है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन निकालेंगे। रेखीय समाकलन का मतलब होता है कि जो सदिश क्षेत्र का मान है ना वो इस लाइन पर निकालेंगे हम। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास बंद पथ, क्या, ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो हमारे पास अंदर ये क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो यहाँ पर जो सदिश क्षेत्र का कर्ल होने वाला है ना वो क्या होता है, देखो, किसी सदिश क्षेत्र को, किसी सदिश क्षेत्र को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ का क्या, रेखा समाकल। ठीक है, तथा बंद पथ के परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं हम, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र का जो कर्ल होगा, मान लो ये सदिश क्षेत्र क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है। क्या है, ए वेक्टर है, तो जो कर्ल होगा ना हमारे पास ए वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, ये जो सदिश है ए, इसका आप रेखा समाकल निकालोगे, ये ए बी सी और डी। तो रेखा समाकल क्या होता है, कि जो लाइन होती है ना हमारे पास, रेखा होती है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देना, अवकलन, वो समाकलन कर देना। ठीक है, तो वेक्टर ए का आप क्या निकालो, रेखा समाकलन, यानी ए डॉट डी एल। अगर आपके पास होता पृष्ठ समाकल तो ds कर देते, और आयतन समाकल होता तो a डॉट डी एल कर देते। ठीक है, यानी कि हम ये जो सदिश क्षेत्र देख रहे हैं ना वो कहाँ देख रहे हैं, इस लाइन पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं हम, लाइन पर देख रहे हैं। ठीक है, और क्लोज लगा देते हैं। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये बंद पथ का निकालते हैं, अपॉन इसका ये जो अंदर क्षेत्रफल बनेगा ना, ये ds से क्या कर दो, डिवाइड, और यहाँ लिमिट क्या है, ds टेंड्स टू 0। ये जो क्षेत्रफल होता है बहुत अल्प होता है। क्यों, क्योंकि कर्ल हम एक पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं और एक पॉइंट पर पता लगाना आसान नहीं होता है, इसलिए हम एक अल्पांश क्षेत्रफल की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक है,
कर्ल जो होती है ना हमारे पास, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कर्ल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमेशा ध्यान रखना, ये किसको बताता है? कर्ल घूर्णन गति को बताता है। तो इसकी दिशा जो मिलेगी ना, हमेशा तल के लंबवत मिलेगी। इसकी दिशा तल के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है? तल के लंबवत होती है। क्लियर है? और ध्यान देना, ए डॉट डी एल जो होता है, ये रेखीय समाकल होता है। रेखा समाकल, क्लोज इंटीग्रेशन क्या? ए डॉट डी एल। इस रेखा की बात करते हैं, इस पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, वो रेखा समाकल बता देगा हमारा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ए वेक्टर, हमेशा इसकी दिशा क्या होगी? लंबवत होगी, इज इक्वल टू लिमिट डी एस टेंस टू 0, एन कैप क्या बता रहा है? तल के लंबवत। और क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अपॉन डी एस, ये कैसा मिलता है? तल के लंबवत हमेशा मैक्सिमम मिलता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है, वो कर्ल क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अपॉन डी एस के इक्वल होता है क्या? कर्ल। ठीक है, कर्ल क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अपॉन डी एस। तो अब हम इसी कर्ल का मान ज्ञात करेंगे, किस में? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। ये जो डेफिनेशन है, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, एज इट इज फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था ना इसको। बस यहाँ पर जो हमारा काम है ना, वो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में है। और ये ऐसे इस तरीके से कर्ल को हम क्या करते हैं? समझाते हैं। ठीक है, तो देखो समझना आप, ए सदिश क्या है? सदिश क्षेत्र है ना। देखो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या निकाल रहे हैं हम? कर्ल निकाल रहे हैं। ठीक है, किसमें निकाल रहे हैं? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल निकाल रहे हैं। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हम क्या करने वाले हैं? कितने वक्र होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं। तो 3 वक्र दिखाते हैं। देखो, एक वक्र ये हो गया, ठीक है, दूसरा वक्र ये हो गया, और तीसरा वक्र ये हो गया। ठीक है, और तीनों वक्र क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो, कर्ल निकाल रहे हैं किसमें? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। 3 वक्र मैंने मान लिया, सपोज कीजिए ये है U1 वक्र, कोई सा भी मान सकते हैं। ये मैंने मान लिया U2 वक्र, और ये मैंने मान लिया U3 वक्र। अब डेरिवेशन अब धीरे धीरे बात करेंगे, है ना। U1, U2 और U3 वक्र। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये बिंदु क्या है? O है। ठीक है, ये बिंदु क्या है? O है। इस बिंदु पर मैं मान लेता हूँ सदिश क्षेत्र का मान कितना है? A वेक्टर है। कितना मान लेता हूँ मैं? A वेक्टर है। देखो, माना किसी बिंदु O पर, माना किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र क्या है? A वेक्टर है। सदिश क्षेत्र का मान कितना है? A वेक्टर है। ठीक है, जिसके घटक क्या होंगे? AX, AY, AZ। लेकिन
जब हम बात करते हैं लंबिक निर्देशांक की तो क्या लिखते हैं, A1, A2, A3 है। एक बार डेरिवेशन सुन लिया तो फिर वो हमेशा याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये पूरा वेक्टर फील्ड ही मान लो, पूरा हमारे पास क्या है, वेक्टर फील्ड ही है, सदिश क्षेत्र ही मान लो। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इस पॉइंट P पर, जैसे यहाँ कंसीडर करता हूँ, इस पॉइंट P पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, कर्ल का। ठीक है, तो कर्ल के लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पथ की कल्पना करते थे। और देखो ये बंद पथ जो था ना, जब हम कार्तीय निर्देश तंत्र में करते थे तो ये लंबाइयाँ होती थी। अभी हमें यहाँ कर्ल ज्ञात करना है तो ये क्या होंगे हमारे पास, वक्र होंगे हमारे पास। इससे मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, बंद पथ बनेगा। क्लियर है ये बात? तो देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये और ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बंद पथ मान लिया। और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। इसका नाम रख देते हैं, ये O है, ये L है, ये M है और ये N है। OLMN हो गया। ठीक है, OLMN हो गया। अच्छा, वेक्टर A के 3 घटक कौन कौन से होंगे, ये A का 3 घटक, ये U1 की डायरेक्शन में होगा A1, U2 की डायरेक्शन में होगा क्या, A2 घटक, A1 घटक, और इस वेक्टर A के इसमें क्या होगा, A3 घटक होगा। ठीक है, अब आप एक बात और ध्यान से सुनना यहाँ पर, क्या कि ये जो हमने तल माना है, ठीक है, बंद पृष्ठ माना है, ये U1 और U2 तल में माना है। ठीक है, U1 और U2 में माना है। तो जो कर्ल निकलेगा ना वो हमारे पास किस में मिलेगा, U3 में मिलेगा। हमेशा तल के लंबवत मिलता है, सदिश राशि होती है तो हमेशा तल के लंबवत में मिलता है। तो ध्यान रखना, जब हम इस डेरिवेशन को बनाएंगे ना तो जो कर्ल निकलेगा वो किस में निकलेगा, U3 में निकलेगा। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में एकदम से लिख देंगे हम क्या, U3। क्लियर है, U3। अब देखो ये जो लाइन होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, A1 नहीं होती है, क्या होती है बताओ, H1DU1 होती है। ये जो लाइन होती है इसका मान क्या होता है, H2DU2 होता है। क्लियर है, H2DU2 होता है। अब देखो कर्व तो यही है, एक तो क्या है ये U1 है और दूसरा क्या है ये U2 है। ठीक है, अब जब भी हम क्लोज बनाते हैं बिंदु P के तो इसकी दिशा कैसे होती है, देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे। तो इसकी क्या लेनी पड़ती है, हमें दिशा लेनी पड़ती है। चाहे तो ऐसे ले लो दिशा, चाहे ऐसे ले लो। ठीक है, घूर्णन गति होगी तो पिंड कैसे घूमेगा, ये जो जैसे हमारे पास मैंने बताया था लकड़ी का टुकड़ा, या तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ल को। तो मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शन मानी है वो कौन सी मान ली, देखो O फिर L गए, L से कहाँ गए, M पर गए, फिर M से कहाँ गए, N पर गए, और फिर N से कहाँ गए, O पर गए। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, बंद पथ बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस बंद पथ का हम क्या करते हैं, पहले तो रेखा समाकल निकालेंगे और उसमें क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। जो अभी हमने कर्ल की परिभाषा लिखी थी कि कर्ल A वेक्टर इज इक्वल टू रेखा समाकल निकालेंगे इसका, और उसमें किससे डिवाइड कर देंगे, इसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कर्ल निकलेगा, लेकिन कर्ल कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा, U3 में। फिर हम U2 में इसी प्रकार लिख देंगे और इसी प्रकार U1 में। तो देखो U3 जो है अक्ष, U3 जो है अक्ष,
ये उसके क्या है, ये लंबवत है ना, ध्यान रखना। ये U1 और U2 ये तीनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, U1 U2 और U3। तो U1 और U2 तो क्या है, तल में है, और U3 क्या है, लंबवत है। यानी कि ऐसे तो क्या है, U1 और U2 है, और ऊपर की तरफ क्या है, U3 है। क्लियर है यहाँ तक? ये लंबाई H1 DU1 हो ही गई, ये H2 DU2 हो ही गई, और ये अक्ष क्या है, U3 अक्ष उसके लंबवत तल है, ऐसे है तल, और U3 कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, U3 अक्ष के लंबवत तल कौन सा लिया हमने, लंबवत तल OLMN है, OLMN है। ठीक है, अब देखो कर्ल निकालते हैं, बस अब डेरिवेशन करते हैं हम। डेरिवेशन की कहानी ऐसी है भाई, है ना, डेरिवेशन ही नहीं होगा जल्दी से, और इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी है ना। तो निकालते हैं भाई डेरिवेशन। सबसे पहले रेखा समाकल होता क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, रेखा समाकल होता क्या है, जैसे ये हमारे पास पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, A वेक्टर है। कितना है हमारे पास, A वेक्टर है। अब हम A से B पर, ये लाइन ही तो है, ये लाइन सपोज कीजिए लाइन कितनी है, DL है। कितनी है ये लाइन, DL है। इस A से B तक हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं कि कितना सदिश है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टोटल निकाल रहे हैं, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, A वेक्टर है। हमें पूरे पर निकालना है। इसमें क्या लेते हैं, अल्प लेते हैं, अल्पांश लंबाई लेते हैं कितनी, DL। ठीक है, तो अल्पांश लंबाई पर कितना है, A डॉट DL है, और संपूर्ण पर निकालना है तो इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो ये जो अल्प मान है ना, अल्प पर आप मान लो कांस्टेंट कितना है, A है, तो DL लंबाई पर A है, पूरे पर चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन। ये रेखा समाकल को व्यक्त करता है। यहाँ पर भी रेखा समाकल होगा हमारे पास, कितनी रेखाएं बन रही है, 4, O L, L से M, M से N और N से O बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं O से L, O से L तक, O से L तक का क्या, रेखा समाकल। ठीक है, अब देखो ये क्लोज नहीं है, जो मैंने उसमें लिखाया था, उसमें लिखाया था क्लोज इंटीग्रेशन A डॉट DL। डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन A डॉट DL किया था ना हमने। क्लोज का मतलब बंद पथ का रेखा समाकल। अभी तो केवल एक लाइन ही है, खुला पड़ा ही है, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, O से L तक, O से L तक क्या, A डॉट क्या, DL इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सदिश क्षेत्र का मान है वो कितना है बताओ, वेक्टर A था, इसका U1 दिशा में कितना है, A1 है, तो क्या लिखोगे, A1। ये A किससे गुना हो रहा है, लंबाई से। यहाँ टोटल लंबाई ले रहे हैं इसलिए समाकलन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ टोटल लंबाई ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, H1 DU1। तो H1 DU1 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये O से L तक का क्या आ गया, रेखा समाकल आ गया। कैसे निकालेंगे O से L तक का रेखा समाकल, O पॉइंट से चल रहे हैं, L तक जाएंगे, यहाँ O से L तक जाना है
तो यहाँ पर सदिश क्षेत्र के घटक का मान कितना है, a1 है, और ये पूरी लंबाई क्या है, h1 du1। तो a1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, h1 du1 से। a इंटू dl ही रेखा समाकल होता है। समाकलन क्यों नहीं लगाया, इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पूरी लंबाई ले तो ली। जब हम यहाँ a से b तक जा रहे थे पहले अल्प ले रहे थे, है ना, और फिर उसका क्या कर रहे थे, समाकलन, तो पूरा निकल रहा था। अब आपने पूरा ही ले लिया, ये अल्प ये होती है ये। फिर O से L तक आ गया। अब देखो O से जब आप L तक आ जाओगे ना, तो इसी के सामने आप यहाँ जाओ, यहाँ क्या है, M से N है, तो पहले ये निकाल ली ना, तो इसी के सामने वाली ये निकाल लो, क्योंकि ये अक्ष वाली निकालना बहुत आसान है। अक्ष वाली निकालना बहुत आसान है। ये U1 वक्र इस डायरेक्शन में बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा। तो अब हम निकालते हैं M से N तक का रेखा समाकल। M से N तक का क्या, रेखा समाकल, यानी कि इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, M से N तक का, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डॉट dl से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A डॉट dl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये हमारे पास कुछ होता नहीं है, ये तो कोई है नहीं, हाँ इसे तो जानते हैं हम, ये तो होता है हमारे पास U1 वक्र, और इसे भी जानते हैं, इसकी कहानी को भी जानते हैं, ये होता है हमारे पास U2 वक्र। इसे नहीं जानते ना इसे जानते, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये निकलने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसकी डायरेक्शन तो ये है, ये वाली है ना, ऐसे ही इसके सामने ये, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो इसमें लेते हैं क्या, नेगेटिव। ठीक है, क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अब देखो यहाँ तो आप जानते हो कि सदिश क्षेत्र का मान जो है ना घटक का, वो क्या है, a1 है। यहाँ तो a1 है, इधर कहाँ क्या है, a1 है, तो इसको तो मैंने लिख दिया a1 लिख दिया। अब जब आपको तो इस लाइन पर चाहिए ना, इस पर चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आप इधर से कहाँ आओगे, इधर आओगे, आओगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इधर से कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। तो ये जो a1 घटक होगा ना वो चेंज होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल a1 चेंज होगा कितनी दूरी तक, देखो ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इस पर निकालने जा रहे हैं a का मान, तो ये दूरी कितनी है हमारे पास, h2 du2, तो नीचे क्या लिखेंगे, h2 डेल u2। ठीक है, a1 चेंज हो रहा है, h2 कांस्टेंट होता है, a1 चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, हमारे पास u2 कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये a1 चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, हमें कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए। तो ये देखो कितनी दूरी तक है, ये टोटल दूरी कितनी है हमारे पास, टोटल दूरी है ये h2 इंटू du2, तो लिखते हैं कितनी दूरी तक चेंज होता है, h2 इंटू du2 दूरी तक चेंज होता है। ठीक है, कितनी दूरी तक, h2 इंटू du2 दूरी तक, टोटल जब भी तो निकलेगा ना यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो किसका मान आ गया यहाँ पर, इस पर a का मान आ गया। रेखा समाकल क्या होता है, a किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, dl से, a किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, dl से, तो dl से मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ इसकी लंबाई क्या है, इस पे तो निकाल रहे थे ना, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है ये, यहाँ देखो h1 du1, तो ये तो a हो गया पूरा, और ये किससे मल्टीप्लाई कर लेना, h1 du1 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेखा समाकल बन जाएगा हमारे पास। तो जितना मैंने आपको बताया है उतना आपने इससे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा ना। अब इसमें से हम क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो नेगेटिव तो आ ही रहा है, नेगेटिव तो आ ही रहा है,
H1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा A1 H1 और DU1, क्या बनेगा A1 H1 और DU1 बनेगा। और उसके बाद हमारे पास ऊपर प्लस क्या है डेल A1 अपॉन नीचे क्या बन रहा है H2 डेल U2 बन रहा है, H2 डेल U2 बन रहा है, H2 डेल U2 बन रहा है। अब देखो ये A1 वाला है ना, तो मैं 1 वाला पहले लिख लेता हूँ इसके साथ, यानी कि H1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लिया H1 वाला लिख लिया, इनटू क्या लिख लेता हूँ DU1, है ना, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ और बाद में लिख लेता हूँ H2 इंटू DU2। बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे सब। अरे बनाना पड़ेगा यार, है ना। अब इसके बाद देखो M से N तक का रेखा समाकल आ गया। अब O से L तक आ गया, M से N तक आ गया। इसका निकालेंगे, मैं तो नहीं निकालता इसका। क्यों नहीं निकालता भाई, ये तो हमें पता नहीं ना, इसका पता है, इसका पता है भाई, ये U2 कर्व है, इसका रेखा समाकल निकालो। तो रेखा समाकल की दिशा हमने ये ली है यूं, यानी कि N से O तक। तो हम क्या निकालेंगे अब N से O तक क्या रेखा समाकल, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको कैसे दिखाते हैं इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक N से O तक, और क्या A डॉट DL वेक्टर क्या होने वाला है बताओ। देखो यहाँ से ऐसे गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ गए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम H2DU2 की बात करते हैं ना, तो ये डायरेक्शन में जाते हैं, ये वाली में जाते हैं या नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं, जाते हैं या नहीं जाते, अरे जाते हैं। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो हमारे पास सीधी सी बात है कि फिर ये क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। क्या कर देंगे इसे हम, नेगेटिव कर देंगे। तो A वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास क्या है यहाँ पर बताओ, इस लाइन पर A2 है और H2DU2, क्योंकि डायरेक्शन एक्चुअली में ऐसे होती है, लेकिन जब हमने इंटीग्रल बनाया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अरे ऐसे जाओगे ना O बिंदु से U2 की ओर, लेकिन वास्तव में अब ये बंद पथ बनाया है तो ऐसे आ रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं बताओ, A को DL से मल्टीप्लाई करते हैं, समाकलन का मतलब है N से O तक पूरा, और वैसे भी हमारी तो लंबाई ही H2DU2 है, तो लंबाई तो क्या हो गई H2DU2 टोटल ही हो गई है, तो समाकलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और घटक कितना है A2 है, A2 और नेगेटिव, नेगेटिव इधर इधर जा रहा है अपोजिट, जबकि O से ऐसे आते हैं, रट जानी चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आ रहे हैं भैया, सर अपने घर से नहीं लेके आ रहे, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट रह गया L से M तक का, L से M तक का क्या रेखा समाकल, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे हम, L से M तक का। तो देखो इंटीग्रेशन L to M A डॉट DL इज इक्वल टू L से, अब देखो ये लाइन का पता है क्या हमें, नहीं पता, नहीं पता ना, इस पर निकालना हमें, इस पर निकालना है। तो देखो ये लंबाई तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पर आपको सदिश क्षेत्र का मान पता होना चाहिए। इस लाइन पर तो पता है आपको सदिश क्षेत्र का घटक का मान कितना है A2 है, तो हम A2 से इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कितना है A2 है, यहाँ तो कितना है A2 है। फिर हम यहाँ से जब यहाँ आएंगे ना सामने, तो चेंज होगा किस में, A2 में, घटक बदलेगा ना, यहाँ जाएंगे, यहाँ तो A2 है, हमें इस पर चाहिए
यहाँ हमें नहीं पता है, तो जब हम इधर आएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन कैसे दिखाएंगे, देखो डेल A2 अपॉन, अब ये दूरी कितनी है हमारे पास, देखो H1 du1 वाली है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल U1 और H1। A2 चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू U1 और यहाँ पर हमारे पास कितना होगा वो ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तो A2 है, यहाँ तो A2 है, अब ये यहाँ से आ रहा है चेंज होता जा रहा है। कितना चेंज होगा, टोटल लंबाई से गुना कर दो। टोटल लंबाई कितनी है, H1 du1, H1 du1, ठीक है, H1 du1, H1 du1, ठीक है। ये किसका मान आ गया हमारे पास, A का मान आ गया इस लाइन पर। लेकिन रेखा समाकल क्या होता है, लंबाई से और मल्टीप्लाई करना है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई इसकी क्या है, H2 du2 ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2 इंटू du2 से। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2 इंटू du2 से। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आएगा A2, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है H2 इंटू du2 प्लस, अब देखना ऊपर क्या है, डेल A2 अपॉन H1 डेल U1, A2 है ना, तो H2 du2 वालों को पहले लिख लेता हूँ, H2 इंटू du2 और H1 du1 को बाद में लिख देता हूँ, H1 du1। तो ये कहाँ से आ गया, L से M तक का रेखा समाकल आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। अतः बंद पथ कौन सा बन रहा है, बंद पथ OLMNO, OLMNO का, अतः बंद पथ OLMNO का क्या, रेखा समाकल, ठीक है, यानी कि क्या, लाइन इंटीग्रल क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनने वाला है, टोटल कैसे दिखाएंगे, क्लोज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ ओ से चलेंगे वापस यहाँ आएंगे। क्लोज इंटीग्रेशन A.dl इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने किसका रेखा समाकल निकाला था, अब देखो क्लोज नहीं लगाया, O से L तक का, O से L तक का, फिर L से M तक का निकालेंगे, L से M तक का A.dl प्लस इंटीग्रेशन M से N तक M to N A.dl प्लस इंटीग्रेशन N to O तक का, N से O तक का क्या, A.dl। तो चारों को जोड़ देंगे तो सारा बंद पथ का क्या आ जाएगा हमारे पास, रेखा समाकल आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये जो कर्ल निकलेगा ना यहाँ से, इसमें ये तल है, इसके लंबवत कौन सा घटक निकलेगा उसका, फिर बोल रहा हूँ मैं बार में लिखना ना पड़े, जिसे चित्र मिटा रहा हूँ इसलिए, कौन सा निकलेगा हमारे पास, U3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं, लिखते हैं हम, देखो क्या आएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रेशन A.dl इज इक्वल टू O से L तक का रेखा समाकल, O से L तक का रेखा समाकल, ओहो ये कहाँ जा गया, अक्ष के अरे अब तो नोट कर लिया होगा यार, तल OLMN है ना, बताओ A.dl का मान क्या होगा, चारों को जोड़ दो, O से L तक का रेखा समाकल A1 H1 du1, ठीक है। फिर आता है क्या, L से M तक
ये तो हमने m से n तक का पढ़ा था। l से m देखो कहाँ है, एरिया l से m का ये निकल के आया है क्या, प्लस A2H2 du2 है ना, और प्लस डेल A2H2 du2 अपॉन H1 डेल U1 और किससे मल्टीप्लाई है, H1 du1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर निकालना है हमें L से M तक हो गया, फिर निकालना है M से N तक। M से N तक का एरिया, M से N तक का, M से N तक का क्या है, माइनस आ रहा है तो पहले लिखेंगे माइनस A1, एरिया ये सोल्व कर रखा, माइनस हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना ना, A1 H1 du1 और वो भी माइनस से जाएगा, माइनस डेल A1 H1 du1 अपॉन H2 इंटू डेल U2 इंटू H2 du2। और लास्ट हमारे पास फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, N से O तक का। तो N से O तक का कहाँ एरिया, N से O तक का रेखा समाकल, N से O तक का क्या है, N से O तक का माइनस A2H2 du2, तो माइनस A2H2 एंड du2। ठीक है, तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है, A1H1 du1 से A1H1 du1 कैंसिल हो रहा है, A2H2 du2 से A2H2 du2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेखा समाकलन मिलेगा ना बंद पद का, वो A डॉट dl इज इक्वल टू मिलेगा डेल A2H2 एंड du2 अपॉन H1 डेल U1 इंटू du1 और माइनस डेल A1 H1 du1 अपॉन H2 डेल U2 और H2 इंटू du2। ठीक है, तो इजीली हमने ये स्टेप कर ली, बना ली। अब इसका काम नहीं है हमारे पास। अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को देखो, दोनों में से हमारे पास जो जो कॉमन आ रहा है उसको तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और क्या करेंगे उसको तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और क्या करेंगे उसका तो देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो डेल A2H2 du2 और H1 डेल U1 और ये du1। ठीक है, देखो H1 हो रहा है, ये अगर H1 गायब हो जाता ना तो भैया ढूंढते रह जाते, फिर तो हम क्या करते रह जाते, ढूंढते रह जाते। बाकी इसमें है ना H1 H2, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्लोज इंटीग्रेशन A डॉट dl इज इक्वल टू, ये देखो ये H1 कांस्टेंट है, इस H1 से ये H1 की कहानी ख़त्म, इस H2 से ये H2 की कहानी ख़त्म। तो ये बन रहा है हमारे पास डेल अपॉन डेल U1 A2H2 du2 du1 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1 du1 du2। तो क्लोज इंटीग्रेशन A डॉट dl इज इक्वल टू, ठीक है, और इनमें से डेल अपॉन डेल U1 और A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 और ये बनेगा हमारे पास A1H1। ठीक है, डेल अपॉन डेल U1 A2H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1H1, और दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, du1 इंटू du2। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो रट रट के पागल हो जाओगे इसको।
है ना। धीरे धीरे करते हैं, अब पेन कॉपी निकाल के बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये अगर आप ऑफलाइन में पढ़ो ना तो कम से कम 2 क्लास में लग जाए, हम 1 क्लास में कर देंगे आज काम खत्म इसका। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। ये निकल गया अब बंद पथ का रेखा समाकल। अब हम कर्ल की परिभाषा देखते हैं, कर्ल की परिभाषा। ठीक है, मैंने बताया था u3 लंबवत होता है, तो ये जो कर्ल निकलेगा ना हमारे पास किसका, ए वेक्टर का, इसका कौन सा घटक निकलेगा, u3 दिशा में निकलेगा, क्योंकि कर्ल वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी दिशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसका कौन सा घटक निकलेगा, तीसरा घटक निकलेगा। और वो कैसे निकलता है, कर्ल की डेफिनेशन से निकलता है। कर्ल क्या होता है, पहले तो बंद पथ का रेखा समाकल लिखो, डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1, है ना, और ये मल्टीप्लाई क्या du1 इंटू du2। ठीक है, और इसमें हम किसका भाग देते थे, चित्र देख लो, मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये तो था हमारे पास क्या u1, ये क्या था u2, ये क्या था u3, ये u2 लिया था, और ये क्या लिया था u3 लिया था, और ये हमने ऐसे क्या माना था, एक बंद पथ, इसका नाम OLMNO माना था, ये डायरेक्शन मानी थी। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। रेखा समाकल तो निकाल लिया इसका, इसकी ये कितनी होती है लंबाई h2 du2, और ये लंबाई कितनी होती है h1 du1। बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा h1 du1 h2 du2, ds क्या होगा h1 du1 h2 du2। कर्ल की डेफिनेशन याद करो, स्टार्टिंग में लिखी है कि क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट dl अपॉन ds, तो ds ये है क्या h1 du1 h2 du2 du1 और du1 du2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो कर्ल आएगा ना, कर्ल a कौन सी दिशा में आ रहा है, u3 किसके इक्वल आएगा, डेल अपॉन डेल u1 और a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 और क्या a1 h1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, कर्ल का u3 घटक निकल आएगा, कंपोनेंट निकल आएगा। इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब आप इतना कर लेते हो ना, कौन सा घटक निकल जाता है, ये तीसरा। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है, अपॉन में किससे डिवाइड है, h1 h2 से, h1 h2 से क्या है डिवाइड है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू तृतीय घटक तीसरा घटक h1 h2 डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1 h1। क्लियर है। अब हम u2 भी निकालेंगे और u1 भी निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं, उससे पहले आप ये सुन लेना, ये u1 फर्स्ट नंबर दिया इसे, ये u2 ये सेकंड नंबर दिया, और ये u3 ये थर्ड नंबर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब निकालते हैं हम कर्ल ए वेक्टर, क्या निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं। ठीक है, जब थर्ड निकाला था ना, तो थर्ड के बाद मैंने कल भी बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आता है u1 फिर u2 फिर u3 फिर u3 के बाद फिर u1 u2 u3, ये सीरियल होता है, इनका तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं इसी प्रकार। नहीं तो आप ऐसे पूरा कर्ल a2 a1 निकालोगे तो यहीं पर बैठे बैठे बावले हो जाओगे, है ना, तो वो नहीं होना है। तो कर्ल ए वेक्टर फर्स्ट निकालना है,
तो ए वेक्टर फर्स्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट के आगे क्रम क्या है, जैसे थर्ड के आगे का क्रम क्या होता था, ये देखो 1 और 2, तो यहाँ आया था 1 H1 और H2। 1 के आगे का क्रम क्या है 2 और 3, तो यहाँ बनेगा 1/H2H3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो यहाँ पर पहले वाला था ना, जब 3 था, 3 के बाद क्या था 1 था, तो 3 के बाद 1 था तो पहले 1 वाला लिया था। 1 के बाद पहले क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डेल अपॉन डेल U2। ठीक है, अब ये 2 वाला है तो आपको इसमें 2 और 3, अगर ये 2 वाला है, ये 1 वाला था तो 2 वाला लिखा था, ये 2 वाला है तो आप 3 वाला लिखो। तो 3 वाला क्या होगा A3H3 माइनस, अब डेल अपॉन ये 2 और 3 वाला है, अब 2 वाला हो गया तो आप 3 वाला लिख लो। और अब किसका वाला लिखोगे 2 वाला, तो क्या बनेगा A2H2 लिख दोगे। ठीक है, अपने हिसाब से बना लो एडजस्ट सिमिलरली में, तो कि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार सोल्व करना आसान नहीं होता। ठीक है, अच्छा चलो U2 घटक कंपोनेंट निकाले तो हम इसका क्या, कर्ल ए वेक्टर। ठीक है, और सेकंड निकालना है, तो बताओ सेकंड क्या आएगा। सेकंड के बाद क्रम देखो, सेकंड के बाद पहले आता है फर्स्ट थर्ड वाला और फिर सेकंड आता है 1 वाला, तो क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे कौन सा H3 लिखोगे, फिर कौन सा लिखोगे H1 वाला लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है, पहले 3 वाला लिखते हैं आगे, ये H2H3 है, यहाँ H3H1 है, तो अवकलन पहले 3 वाला, यानी डेल अपॉन डेल U3, तो फिर 1 वाला यहाँ पर लिखेंगे A1H1 माइनस, अब दूसरा 1 वाला लिख लो डेल अपॉन डेल U1, और 3 वाले का अवकलन A3H3। ठीक है, इतनी धीरे धीरे कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, आई होप धीरे धीरे हो जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि हम रटते हैं इनको फिर, और रटा ही होगा आपने पहले भी, ऐसे नहीं निकाला होगा। अब क्या करते हैं, हम टोटल कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो इसके 3 घटक होते हैं। कर्ल ए वेक्टर फर्स्ट घटक, जो कि कौन सी दिशा में मिलता है, E1 कैप दिशा में। दूसरा कर्ल ए वेक्टर दूसरा घटक भी निकाला है, कौन सी डायरेक्शन में, E2 कैप डायरेक्शन में। फिर कर्ल ए वेक्टर तीसरा घटक निकाला है, कौन सी डायरेक्शन में, A3 कैप डायरेक्शन में। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो देखो कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल A1 निकाला था हमने, क्या आया था 1/H2H3 और डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2H2। फिर आएगा E1 कैप, E1 कैप को मैं स्टार्टिंग में भी लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस E2 कैप को मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, अच्छा लगे इसलिए, है ना। और कर्ल A2 क्या है, कर्ल A2 ये है, तो नीचे क्या है आ रहा है H3H1 आ रहा है, क्या बन रहा है डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 और H3। फिर तीसरा क्या है A3 कैप अपॉन थर्ड ये है, नीचे क्या है H1 H2 और कर्ल A3 क्या है, ये है, पूरी टर्म लिख दो डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 और H1। बन गया ये पूरा का पूरा, देखो कितना शानदार तरीके से निकल के आया है ना। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, बस कहानी ख़त्म होने वाली है। वैसे 2 दिन में होता है ऑफलाइन में, हमने ऑनलाइन में 1 दिन में कर लिया। ठीक है, तो देखो
कर्ल, और वहाँ पे भी गलत हो जाता। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी गलत हो जाता भाई साहब, फिर दोबारा सोल्व करते जाओ, है ना, हो जाता है कभी कभी। तो देखो यहाँ बन रहा है, इसमें मैं फर्स्ट वाली टर्म है, इसमें H2H3 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इन सब में से 1/H1 H2 H3 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ये सब में से ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब देखो फर्स्ट टर्म है H2H3 तो कॉमन आ गए, अब इसमें H1 नहीं है, अब नीचे से कॉमन लिया है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा E1 और H1। आ गई बात समझ में। बाकी पूरी टर्म लिख दो, क्या, डेल अपॉन डेल U2 A3H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 और H2, ठीक है, प्लस सेकंड में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ गुना करना पड़ेगा, क्या, E2 कैप और H2, और ये बनेगा क्या, पूरी टर्म लिख दो, डेल अपॉन डेल U3 A1H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3H3, ठीक है। और थर्ड ये है क्या, H3 इसमें नहीं है, इसमें से H3 भी कॉमन ले लिया तो ऊपर गुना करना पड़ेगा, मैथ में करते हैं ना, A3H3 और डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 और ब्रैकेट बंद हो गया ये। अब देखो ये जो टर्म आपके पास आ रही है, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, अरे इसको वापस गुना करो, देखो अंदर H1 से H1 कट जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, H2 H3, ये बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, H2 से H2 कैंसिल, वापस से H3 H1, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। अब देखो इतनी मेहनत करी, ठीक है, कर ली भाई। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, ये सारी चीज़, इसको मैं आपको किसकी हेल्प से लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स की हेल्प से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से। तो जो कर्ल होगा ना ए वेक्टर, उसको हम लिख सकते हैं 1/H1 H2 H3, ये सारणिक कहते हैं हम इसे, मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि मैट्रिक्स में ही आता है। और इसमें हम लिख देते हैं, इसमें E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3, और यहाँ डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, और यहाँ A1 H1 A2 H2 एंड A3 H3। आप इस सारणिक को सोल्व कर लो, ये इक्वेशन बनने वाली है आपकी। आई बात समझ में, मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये बन जाएगी ये इक्वेशन पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसको लास्ट रिजल्ट आप याद रखना है कि जो कर्ल आता है ना, किसमें, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, वो ये आता है। और कर्ल को हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा के साथ क्रॉस गुना, यानी कि कर्ल ऐसे लिख लो, चाहे डेल्टा क्रॉस ए लिख लो, ये किसके इक्वल होता है, 1/H1 H2 H3, E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3, डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3, A1 H1, A2 H2 एंड A3 H3। तो इस तरीके से हम किसको पढ़ लेते हैं, कर्ल को पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 दिन लग जाते हैं, फिर कह रहा हूँ ऑफलाइन में वहाँ पे भी गलत हो जाए तो 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में इन पे हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।